गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, और लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो तब तक के हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेंगे। थोड़ा मेरे बारे में बता दूंगा। वैसे काफी लोग मुझे जानते भी होंगे। जो नहीं जानते उनको थोड़ा बहुत मेरा नाम तो पता ही होना चाहिए। तो चालू वहीं से करते हैं। मेरा नाम है शशांक शर्मा। मैंने सीए किया हूँ। करना पड़ता है, करते हैं लोग। मैंने भी किया हूँ। और साथ साथ मैंने बीकॉम भी किया हूँ। ये बेकाम होता है। ये नहीं, कोई काम का नहीं, बट करना पड़ता है बीकॉम। सीए में जो रहते हैं, सीए में एफसीए हूं मैं। दो प्रकार से देखे होंगे आपने, कुछ लोग एसीए लिखते हैं, कुछ एफसीए लिखते हैं। तो एफसीए वो लोग लिखते हैं जो सीनियर हो जाते हैं। तो 5 साल अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहते हैं या कंटिन्यूस जॉब पे रहते हैं तो आप एफसीए कहलाते हैं। ठीक है। सो एफसीए। इसके अलावा मैंने एक डीसा किया हूँ। डीसा एक और कोर्स है जिसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करते हैं। मींस कंप्यूटर के थ्रू चेकिंग कैसे की जाती है, जो सीए लोग काम करते हैं कंप्यूटर के थ्रू कैसे क्या किया जाता है, तो उसके एक्सपर्टाइज पाने के लिए एक कोर्स होता है डीसा। तो वो भी मैंने किया हूँ। तो ये थोड़ा बहुत एकेडमिक्स के बारे में हो गया। इसके अलावा मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं सीए लेवल पे फाउंडेशन में लॉ पढ़ाता हूँ। लॉ का जो टॉपिक है आपका, एक्चुअली लॉ में क्या क्या है, तो लॉ में आपको सिर्फ लॉ नहीं है, साथ में इंग्लिश है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस रिपोर्टिंग है। तो लॉ एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है जिसमें आपको इंग्लिश वगैरह भी बताई जाती है। सो इंग्लिश तो हमको पता होती है, बट फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। बिजनेस इंग्लिश जो होती है, बिजनेस में जो इंग्लिश वगैरह सीखी जाती है, तो उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो इंग्लिश का पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग मैडम है, वो मैडम आपको इंग्लिश के पार्ट बताएगी। सो अभी हम लॉ के ऊपर फोकस करेंगे। तो लॉ क्या होता है, ये सीए फाउंडेशन लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। इसमें क्या क्या चीजें आएगी ये भी मैं बताऊंगा आपको। फिर सीए इंटर लेवल पे भी मैं लॉ पढ़ाता हूँ। और सीए फाइनल लेवल पे मैं डायरेक्ट टैक्स जो होता है, टैक्सेशन, सो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वो लेता हूँ। तो अभी बेसिकली हम इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, लॉ। तो लॉ क्या है, कैसे क्या ये पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें हमको देखने मिलेगी, ये चीजें हम देखेंगे। सो लॉ के बारे में चर्चा चालू करने के पहले थोड़ा मैं आपको करिकुलम के बारे में बता देता हूँ। वैसे आपको पता होगा, आपको जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है उसमें पता लगा होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो आपको अकाउंट्स और लॉ, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे डिस्क्रिप्टिव है। मीन्स यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा चीजें। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिर्फ जो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो दिए जाएंगे, वो सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपको डिटेल में पूरी चीज लिखना पड़ेगा। सो राइटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, राइटिंग पे भी हम फोकस करेंगे। तो दो सब्जेक्ट, अकाउंट्स और लॉ, ये दो सब्जेक्ट होते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लाइफ के लिए। ये सिर्फ आपको सीए बनने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसके बाद भी आप जब आगे कुछ काम करेंगे तो आप लॉ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको लाइफ में जितना ज्यादा लॉ काम आएगा उतना और कुछ नहीं आएगा। आप लॉ यहां भी पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे भी लॉ होता है और फाइनल लेवल पे भी होता है। और कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा सीए के, इसमें सिर्फ एक अकाउंट्स रहेगा, दूसरा लॉ रहेगा। ये दो ही सब्जेक्ट है जो तीनों लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। बाकी या तो फर्स्ट लेवल पे होंगे, सेकंड पे होंगे, थर्ड पे होंगे, कोई दो लेवल पे हो सकते हैं, बट ये दो सब्जेक्ट आपको तीनों लेवल पे देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली आपको लाइफ में ये बहुत काम आएंगे। जो इनफैक्ट आप अगले साल इनकम टैक्स पढ़ेंगे वो भी क्या है, तो वो भी इसी में कवर होता है, वो भी लॉ है एक प्रकार का। तो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस साल भी पढ़ेंगे और अगले साल भी आपको पढ़ना है, फाइनल लेवल पे भी पढ़ना है। तो काफी ज्यादा इससे आपको बहुत सारा इसके साथ आपका परिचय होने वाला है। इस साल आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा, आपने अभी तक किसी ने भी लॉ नहीं पढ़ा है।
भले आप कॉमर्स की तरफ से आए हों या साइंस की तरफ से आए हों, वैसे बेसिकली इस बैच में सब कॉमर्स वाले ही होंगे, क्योंकि हम 11 12 प्लस फाउंडेशन वाली बैच की बात कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी रहे, वो कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, हर किसी के लिए नया टॉपिक होता है। सो एक पूरा न्यू सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता जरूर होगा, बट ये एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लॉ का जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लॉ के टॉपिक में आपको पहली चीज पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश का भी टॉपिक इसके साथ में आपको है, लेकिन लॉ का जो पोर्शन है ये मेजर पोर्शन कवर करता है। लॉ जो रहेगा ये 60 मार्क्स का आपका रहने वाला है, और जो 40 मार्क्स है उसमें बाकी की जो चिल्लर चीजें होगी, इंग्लिश हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बिजनेस रिपोर्टिंग हो जाएगी, ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं ये सब कहाँ है, तो ये सब 40 मार्क के लिए आएगी। तो बाकी का जो 60 मार्क्स है, जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है, वो आपका लॉ में कवर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पहली चीज हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये सब के ऊपर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रॉडली एक कंटेंट बता दे रहा हूं कि क्या क्या हमको यहाँ पे देखना है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सबसे बेसिक एक्ट है, बेसिक कानून है, इसके ऊपर से हम चर्चा चालू करने वाले हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कैसा कानून है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं, जब कोई दो जन कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई चीज खरीदते बेचते हैं, तो कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कैसे पूरे किए जाते हैं। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखना है आपको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसको प्यार से शॉर्ट में सोगा भी बोलते हैं सोगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें जब हम कोई गुड्स वगैरह खरीदते बेचते हैं, जैसे कि मोबाइल खरीदा आपने, लैपटॉप खरीदा, तो ये वाला कानून अप्लाई होता है। तो इसके बारे में हमको चर्चा करना है। देन हमको पार्टनरशिप की बात करना है। पार्टनरशिप एक्ट होता है। पार्टनरशिप यानी क्या, तो जब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, जैसे मैं अकेला भी बिजनेस कर सकता हूं, वही मेरी फ्रेंड है दीपिका, कैटरीना, वो दोनों बोलती है चलो शर्मा जी अपन तीनों मिलके कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो दीपिका, कैटरीना और मैं, हम तीनों ने मिलके जब साझेदारी में बिजनेस चालू किए, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और इसीलिए इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट, वो हम देखने वाले हैं। तो ये सब मैं सिर्फ आपको ब्रॉडली कंटेंट बता रहा हूं कि आपको क्या क्या यहाँ पे देखना है। देन एक एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। ये क्या होता है, ये बहुत आखिर में देखेंगे हम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक और नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। एंड कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट जो आपको तीनों लेवल पे पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यहां पढ़ना है और इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है, फाइनल लेवल पे नहीं रहेगा। पर कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट रहेगा जो कानून आपको यहां भी पढ़ना है, फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ना है, और फाइनल लेवल पे भी पढ़ना है। तो ये एक कानून कंपनीज एक्ट आपको तीनों लेवल पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉडली कंटेंट है कि हमको क्या क्या पढ़ना है 60 मार्क्स में। अब इसमें कौन सी चीज में कितने मार्क्स आते हैं, ऐसा कोई एकदम रूल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से समझो 30 मार्क्स आएंगे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कभी आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ज्यादा पूछा गया, कभी हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट से ज्यादा पूछ लिया। सो ऐसा कोई रूल नहीं होता सीए एग्जाम्स में। ऑफ कोर्स एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना देते हैं वो लोग, बट अल्टीमेटली ऐसी कोई एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि ये वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे। जैसा आपको 11 12th में होता है, 10th में होता है, तो ये वाले चैप्टर से इतना आएगा, ये वाले चैप्टर से उतना आएगा, वैसा यहाँ कुछ नहीं होता। सो सीए एग्जाम्स में आप ये नहीं देखेंगे कहीं भी नहीं, और इसीलिए ये डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली सीए एग्जाम्स में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती। आपको जैसे लग रहा होगा कि अभी आप नए नए आए हैं, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में सब आते जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सीए एग्जाम्स में कोर्स बहुत वास्ट है, इतना ज्यादा कोर्स है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यूमुलेटिव रिविजन्स। तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो भी हम करते हैं, हम क्लास में भी रिवाइज करते जाते हैं, जैसे कि आज जो पढ़ा हमने, कल हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। इस प्रकार से हम इसका क्यूमुलेटिव रिविजन करते हैं।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है एक सब्जेक्ट को पक्का करने में। तो यहाँ पे हमको जो चीजें हैं वो समझना तो है, लेकिन इसको याद भी रखना है। तो वो याद कैसे रखेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमको रटना नहीं है चीजों को। तो मैं कभी भी रटने पे फोकस नहीं करता। आप देखेंगे कहीं पे भी आपको, मैं कहीं भी किसी भी लेवल पे पढ़ाऊं, अगर मैं 11th में पढ़ाऊं, 12th में पढ़ाऊं, या फाउंडेशन में या इंटर में या फाइनल में, कहीं भी मैं आपको रटने नहीं बोलूंगा। ऑफ कोर्स थोड़ी कुछ चीजें तो रटने की रहेगी, बट वो रटना यानी वो भी समझ के बताएंगे। जैसे कहीं लिमिट है कि यहाँ पे 200 लोग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो लोगों की लिमिट है तो वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, या कहीं पे अमाउंट लिखा हुआ गया है तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा। बट बाकी चीजें हम रटने पे फोकस नहीं करते हैं, हम यहाँ पे समझने पे फोकस करते हैं, क्योंकि रटना किसी काम का नहीं होता, और आने वाले वक्त में तो रटना और भी काम का नहीं होगा। सो आपने शायद सुना होगा कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग बोलते हैं, इवन जैक मा का नाम सुना होगा आपने, जैक मा। तो एक व्यक्ति है, तो जैक मा यानी किसी की मम्मी नहीं है तो जैक मा, उसका नाम सुना होगा। उसका क्या बोलना है, उसका यही बोलना है कि रटने वाले लोग जो है वो अब कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो टेक ओवर कर रही है। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट द इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन की आज के दौर में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक पे मिल जाती है। आप कुछ भी चीज टाइप करते हैं गूगल पे, आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर नॉलेज नहीं मिलता। तो नॉलेज आपको समझना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है। जैसे कि आपको कोई चीज मैं बता दूं, ऐसा होता, ऐसा करना पड़ता, ये क्या हो गया, ये हो गया इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, हमको नॉलेज गेन करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, पुराने जमाने की बात है, आपने देखा होगा कि रामायण में पुष्पक विमान होता था, वो उड़ता था। तो ये जो उड़ता था ये आपने देखा है, ये आपको पता है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। बट वो कैसे उड़ता था, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी कौन सी थी, ये नॉलेज है। तो आपको अगर सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन करूंगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। बट वहीं अगर मैं आपको नॉलेज पास ऑन करूंगा, मैं अगर आपको ये बता दूंगा वो काम कैसे करती है चीज, तो उसका एक इंपॉर्टेंस रहेगा। आपके लिए वो काम की है चीजें। तो यहाँ पे भी अभी दुनिया में बहुत सारी ऐसी बदलाव हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे इंफॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और नॉलेज का महत्व रहेगा। इवन आपको शायद सुनने में भी आया होगा कि यूएस में जो एडवोकेट्स हैं उन लोगों की बहुत सारी जॉब्स जा रही है, जो सिर्फ नॉलेजेबल लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझ चुका है चीजें, कानून बहुत अच्छे से समझ चुका है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं उनके जॉब्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह, इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर बना लिए। ये सॉफ्टवेयर में पूरा इंफॉर्मेशन फीड कर दी, आपको जो चाहिए आपने क्लिक किया, आपको इंफॉर्मेशन आ गई। तो आपको क्या लिखा है, जैसे पेनल्टीज है कि किस पे कितनी पेनल्टी लिखे लगेगी, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको एक क्लिक पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये सब चीजें याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, आपको समझना है चीजों को। सो पुराने जमाने की भी जो चीजें हैं आप खुद सोच के देखो, अगर ये पुष्पक विमान कैसे उड़ता था, ये अगर टेक्नोलॉजी पास ऑन किया होता किसी ने, तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस हुआ होता। लेकिन अगर सिर्फ ये बता दूं हाँ ऐसा होता था, जैसे पुराने जमाने में टीवी भी था, आपने देखा होगा, महाभारत देखा होगा, या आपने गीता सुना होगा। गीता की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, तो उसमें एक धृतराष्ट्र होता है, अंधा राजा होता है। वो राजा बोलता है संजय को, अंधा रहता है वो, और वो उसका एक मंत्री होता है संजय, संजय को बोलता है कि वो जो लड़ाई हो रही है जहाँ पे पांडव और कौरव ये लोग झगड़ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है मुझे बताओ। वो बैठे रहते हैं कहीं और वो देखते हैं वहां झगड़ा जो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वो वहां पे दूर बैठ के देखते हैं टीवी पे लाइव टेलीकास्ट। एक्चुअल में उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, गीता की शुरुआत ही होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। यानी धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र की पहली लाइन है गीता की, जो बोलता है कि ये जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जहां पे लड़ाई हो रही है धर्म की, वहां पांडु और मेरे लड़के क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताओ। संजय क्या करता है, संजय टीवी चालू करता है और वो पटपट पूरा लाइव टेलीकास्ट सुनते जाता है और इधर बताते जाता है, देखो ऐसा हो रहा है, अर्जुन डर गया है, उसने अपना धनुष छोड़ दिया है, फिर अब वो कृष्ण भगवान से पूछ रहा है, ऐसा सब बताया गया है। तो ये सब जो है, ये लाइव टेलीकास्ट उसने देखा था उस जमाने में। तो ये मुझे पता है, दैट इज माई इंफॉर्मेशन। लेकिन ये कैसे देख रहा था, आज देखो तो ये सब चीजें आज पॉसिबल है। आज एरोप्लेन्स भी देखते हैं आप, टेलीविजन भी देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी देखते हैं। उस जमाने में अगर आप बोलते
कि ऐसा कुछ होता है तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हमने नॉलेज पास ऑन नहीं किया ना। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे हम चीजों के नॉलेज के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इसका बेसिक जानेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या जरूरत है इस कानून की, कानून बनते क्यों हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे कि कानून का बनाने का मकसद क्या है। और हर कानून के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, तो वो क्या मकसद है, हर एक प्रोविजन के पीछे, हर एक पॉइंट के पीछे, हर एक लाइन के पीछे कुछ ना कुछ महत्व होगा। तो वो चीज हमको समझना यहाँ पे जरूरी है। अगर आप वो बैकग्राउंड समझ जाएंगे कि क्यों ये कानून बनाया गया होगा, तो आपको फिर ये कानून समझने में और आसानी होगी कि इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता है, तो आपको पता है कि उसके लिए क्या लॉ बनाया गया है, क्या रूल्स बनाए गए। तो आपको बेसिकली पूरा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, आपको नॉलेज बेसिस पे काम करना है। तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे नॉलेज के बेसिस पे, तो नॉलेज बेसिस पे हम पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा मैं डायग्राम्स बनाता हूं बहुत सारे, तो डायग्राम्स आपको साथ साथ में बनाते जाना है। तो मैं आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाते जाऊंगा क्लास में, साथ साथ में आपको भी वो कॉपी करते जाना है, समझते भी जाना है। और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तो साथ साथ में आप बनाते भी जाएंगे। और अब तो आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन है, सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलर चीज जो आपको लग रहा है कि अभी अपन बनाने के बदले अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बट घर जाके जरूर बनाओ। क्या होता है ना, आपकी एक विजुअल मेमोरी भी होती है, आप चीजें देख के भी याद रखते हैं। तो आपने बुक में पढ़ा है, लेकिन जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप वो पढ़ोगे ना, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगी चीजें। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कोर्स बहुत वास्ट है। तो आप जब साथ साथ में आप पढ़ रहे हैं, साथ में अगर आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएं, ये डायग्राम्स भी बनते जाएं, फ्लो चार्ट्स भी बनते जाएं, तो कितना अच्छा हो। तो साथ साथ में ये भी आपका होते जाएगा। वैसे आपको मैं शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, उसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं हम क्या देने वाले हैं आपको। तो क्या क्या चीजें आपको इस पर्टिकुलर क्लास में मिलेगी, तो नॉलेज तो मिलेगा ही, डायग्राम्स भी बना के दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। और एग्जाम्पल्स इतने बढ़िया रहेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि लॉ ही पढ़ते रहो, बट ऐसा नहीं करना। तो लॉ में ऐसा आपको लगेगा कि बस यही टॉपिक पढ़ते रहो, यही चीज पढ़ते रहो, बट ऐसा नहीं करना। तो कई बार ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर चीजें पढ़ते जाएंगे, अपन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने को सब चीजें साथ में पढ़ना है, सब चीजों में स्कोर करना है। तो आपको सब चीजें क्लियर करना है, तो सब सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देना चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ा अकाउंट्स और लॉ को ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो वो भी आपको मैं बताते जाऊंगा लिखना कैसे है। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन लिखा के बताऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो 11th 12th में भी नहीं किया जाता। तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो आपको खुद करके देखना है। ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के बताऊंगा, ताकि आपको एक अंदाज लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, किस प्रकार से उसका आंसर आपको देना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस भी कैसे कैसे आते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के ऊपर अभी चर्चा नहीं करते, अभी फिलहाल हम इसके आगे की बातें चालू करते हैं। तो नॉलेज बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। दूसरा डायग्राम्स के बेसिस पे। तीसरा एग्जाम्पल्स के बेसिस पे। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होगी। आपको अपने तरफ से क्या करना है, तो हार्ड वर्क तो हर कोई करेगा। सीए एग्जाम्स में क्या है ना, हार्ड वर्क तो करते ही है, पता है लोगों को, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। आप रेगुलर हैं अगर, तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कंसिस्टेंसी, कोई कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं बनाएगा तो उसको सीए एग्जाम्स में डिफिकल्टी जाएगी। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कोई भी चीज में वैसे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलरिटी। आप सोच के देखो, आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करना है, आप अगर जिम जाएंगे, सैटरडे को गए, आप सुबह चले गए, पूरा दिन भर जिम में थे, संडे को फिर चले गए, पूरा दिन भर आप जिम में थे, दिन भर आपने पूरी एक्सरसाइज किए, 2 दिन कंटिन्यूअस, क्या आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी? द आंसर इज नो। उल्टा बीमार पड़ने के आसार हो जाएंगे। लेकिन वही सोचो, अगर आप 3 महीने रोज सिर्फ 1 घंटे जिम जाते हैं, तो आपकी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप सोच के देखो, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके सामने 300 रन का टारगेट है, और आपको 300 रन अचीव करना है, तो क्या आप आखिरी के सिर्फ 10 ओवर में 300 रन बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते।
लेकिन आप 50 ओवर में रेगुलर अगर थोड़े थोड़े रन निकालते रहते हैं, एक दो रन निकालते रहते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। भले ही आप बाउंड्रीज नहीं भी निकाले तो भी एक दो रन भी निकालते रहे रेगुलरली, तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या है, कंसिस्टेंसी है। रेगुलर अपन वो कर रहे हैं, रेगुलर एक एक दो दो रन निकालते जा रहे हैं, तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ पढ़ाई करो, ऑफ कोर्स वो कोई भी नहीं करता, तो अपन तो नहीं करते, एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, और जरूरी भी नहीं है, सब चीजें साथ में करनी चाहिए। आपके जो पैशन है, आपको जो अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, सिंगिंग अच्छी लगती है, तो वो चीजें भी करना चाहिए, बट साथ साथ में पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज द की। यहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। क्या होता है ना, शुरुआत में कंसिस्टेंसी के लिए बोलना नहीं पड़ता। आज आपको मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा घर पे पढ़ लो, कल भी बोलना नहीं पड़ेगा। शुरुआत के 5-6 दिन आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। आप खुद घर जाके नई नई बुक रहेगी, मस्त उठाओगे, पढ़ना चालू कर दोगे, तो आपको खुद को मजा आने लगेगा। लेकिन क्या होता है ना, ये चलता है सिर्फ 5-7 दिन। उसके बाद जैसे ही 7-8 दिन हो गए, अब क्या होगा, अब अपना मोटिवेशन लेवल नीचे आ जाता है। अब अपन सोचते हैं हाँ कर लेंगे ना, कल पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलर करो आप देखेंगे रेगुलरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है आपको आखिर में, अभी नहीं दिखेगा आपको। जो कंसिस्टेंसी है ना, ये आपको तुरंत बेनिफिट नहीं दिखाती। बॉडी बिल्डिंग में भी अगर आप एक हफ्ते रोज जाओगे या एक महीने जाओगे और आप बोलोगे अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, और छोड़ दोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ही है कि आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट ये रिजल्ट्स ओवर टाइम आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं। आपने समझो पढ़ाई चालू की, यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं। आपका एक फ्रेंड है, वो भी रेगुलरली आपके साथ साथ पढ़ रहा है, लेकिन उसने बीच में पढ़ना छोड़ दिया। समझो फॉर एग्जांपल यहां तक पढ़ा, फिर उसने पढ़ना छोड़ दिया। उसने सोचा चलो मस्ती करते हैं, यही तो उम्र है, ये दिन फिर थोड़ी आएंगे, चलो मस्ती करते हैं। तो उसने मस्ती वगैरह में टाइम ज्यादा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा मस्ती मत ही करो, करो मस्ती भी, यही उम्र है, ये भी बात सही है, पर साथ में पढ़ाई भी। सो समझो आपने रेगुलर पढ़ाई की है और उसने नहीं किया, आपको अभी ये फर्क नहीं दिखेगा। अभी ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। ये फर्क दिखेगा जैसे आपके पूरे क्लासेस खत्म हो जाती है, जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको फर्क दिखेगा। आप देखेंगे आपका ग्राफ जब रिवाइज करोगे एकदम से ऊपर जाएगा, और जिसने रेगुलर नहीं पढ़ा था उसका ग्राफ जो है वो धीरे 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 ऊपर जाता है। सो कंसिस्टेंसी का आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा रुक के देखने को मिलेगा, बट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद पता लगेगा आपको। अभी ऐसा लगेगा यार वो भी उसी लेवल पे, मैं भी उसी लेवल पे हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे आपको बनाए रखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे मैं बुक्स में क्या क्या देने वाला हूँ। तो आपको जब बुक्स की बात की जाएगी, तो आपको एक टेक्स्ट बुक मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है ये, जिसमें हर एक चीज कवर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है हर एक चीज कवर्ड है। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो आपका जैसा मैंने बताया एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक आता है सिंपल करेक्ट इनकरेक्ट नेचर का, यानी ट्रू और फॉल्स नेचर के, वो छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, गिनती के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस मीन कैसे, जो कि सादे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस। ये भी थोड़े कम होते हैं, जैसे डेफिनेशंस लिखो, ये भी थोड़े लेकिन कम होते हैं। सीए एग्जाम्स में रटने पे फोकस नहीं है ज्यादा। तो कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, केस स्टडीज। केस स्टडीज का क्या मतलब है, तो केस स्टडीज का मतलब है जो केसेस एक्चुअल में होते हैं, जो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, वो केसेस दे दिए जाएंगे कि ए ने बी के साथ ऐसा ऐसा किया, क्या यहाँ पे ए क्लेम कर पाएगा। एक केस दे दिया और आपसे उसके ऊपर सवाल पूछ लिया, जैसे पैसे जाते हैं आपको, उस प्रकार से केस दे दिया जाएगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, तो इवन जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दिया है, इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, पूरे केस स्टडी बेस्ड है। इवन अगर डेफिनेशन भी देखोगे आप,
डेफिनेशन भी सीधा नहीं पूछा, डिफाइन। डेफिनेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा है। डेफिनेशन में भी एक पूरा केस दे दिया और बोल दिया कि ये क्या है, उसको डिफाइन करो। तो यानी क्वेश्चन भी केस स्टडी के रूप में दिए गए। अभी फिलहाल वो समझेगा नहीं, मैं जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेशंस भी केस बना के दिया जाता है, तो देखेंगे अपन। तो आपको यहाँ मेरे तरफ से एक टेक्स्ट बुक मिलने वाली है, आपको रजिस्टर्स भी मिल रहे हैं, कॉपी मिल रही है। वो कॉपी आपको बनाना है, उसमें आपको पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आपको जो भी मैं यहाँ पे डायग्राम्स बताऊंगा वो बनाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस घर पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में भी आप जब डायग्राम्स बनाओगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसके कारण आप देखेंगे मार्क्स में फर्क होगा। तो आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, तो टेक्स्ट बुक तो मिलेगी, साथ में रजिस्टर। ये रजिस्टर में दो चीजें होगी, एक तो क्लास में जो डायग्राम्स वगैरह हो रहे हैं वो सब। एग्जाम्पल्स जो है ना, ये एग्जाम्पल्स आप बुक में ही लिख लेंगे तो भी चलेगा, अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं। बुक है, बुक में ही आप एग्जाम्पल्स में बताते जाऊंगा, लिखते जाएंगे। रजिस्टर जो रहेगा उसमें आप डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स वगैरह जो रहेंगे वो बना लेंगे, ट्री डायग्राम्स रहेंगे वो बना लेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लिखना चालू कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स बैक साइड से लिखना चालू कर दिए और शुरुआत में डायग्राम्स बना लिए, तो उस प्रकार से भी आप चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं दूंगा एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो है ये पूरे कलर्ड रहेंगे। ये शॉर्ट नोट्स में पूरी जो आपकी कंसेप्ट है, पूरी जो बुक है वो बुक पूरी कवर्ड रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, यानी हर एक चीज कवर्ड होगी, कोई भी चीज उसमें स्किप नहीं की गई है, 100% कवर्ड होगा। और वो आपको सिर्फ समझो 80 पेजेस में, 78 टू 80 पेजेस में आपके कवर हो जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ये कलर्ड रहेंगे, कलर्ड शॉर्ट नोट्स इस बार आपको मिलने वाले हैं। सो कलर शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप काफी अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि आखिरी टाइम, जैसा कि मैंने बोला, आखिरी टाइम कुछ काम नहीं आएगा, आपका सिर्फ नॉलेज ही काम आएगा। आखिरी टाइम मीन्स वो नहीं, वो आखिरी टाइम बाद में आएगा, अभी आखिरी टाइम मीन्स एग्जाम का टाइम। तो एग्जाम के टाइम पे क्या काम आने वाला है, तो आपका नॉलेज जो है, ये सब जो शुरुआत में आपने करके रखे हैं, शुरुआत में आपने जो डायग्राम्स बना के रखे हैं, ये सब बहुत काम आएंगे। तो आपको ये आगे बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सारे डायग्राम्स रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, ये सब चीजें हमको बनाते जाना है, लिखते जाना है। अब इसके अलावा आप ये जो पढ़ेंगे एक्ट वगैरह, ये कैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी जो क्लास है वो दो भागों में विभाजित रहेगी, डिवाइडेड रहेगी। पहले हम कुछ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और बाद में फिर बचा हुआ पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। सो अपना जो मेजर पार्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा चीजें कवर करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अपना पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इस पूरे सेशन में। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हम ट्राई करेंगे कवर करने का, पूरा का पूरा। अब लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने लेक्चर्स अपने को मिलते हैं, उस हिसाब से अपन देखेंगे वो कितना कवर कर पाते हैं अपन। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन पूरा कवर कर लेंगे। बाकी पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट जो है, ये हम जो सेकेंड पार्ट रहेगा अपने क्लास का उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आधा आधा हो जाएगा, आधा अभी, आधा थोड़ा रुक के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अभी पूरा का पूरा कवर हो ही जाएगा। तो हम फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करेंगे, जो सीक्वेंस आपको मैंने बताया उसी सीक्वेंस में चलेंगे हम फिलहाल। लेकिन बाद में हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, हम पहले कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं और फिर एलएलपी एक्ट पढ़ते हैं। सो ये अपन बाद में देखेंगे, तो ये तो काफी आगे की बात हो जाती। अभी फिलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करेंगे। तो ये सब शुरुआत करने के पहले बेसिक चीजें हम देख लेते हैं, बेसिक बातें हम करना चालू करते हैं। जैसे कि लॉ क्या होता है, क्या आपने ये लॉ वर्ड कहीं सुना है? सुना तो होगा आपने, नाम तो सुना होगा लॉ। मेरे बारे में मैं और ज्यादा नहीं बता रहा, अभी फिलहाल काम नहीं है। वैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये पता है आपको, मैं टीचिंग करता हूँ और मेरा ऑफिस भी है, प्रैक्टिस भी करता हूँ मैं। इसके अलावा मेरा शेयर्स वगैरह का काम है, शेयर्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं उसका काम है। और बुक वगैरह लिखता हूँ थोड़ी बहुत कभी, जैसे जो आपको ये बुक मिली है टेक्स्ट बुक, ये टैक्समैन की लिखी हुई है। सो टैक्समैन एक नेशनल लेवल का पब्लिशर है, तो उसकी बुक आपको मिली है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे पता लगेगा आपको। अपना क्या है, अपने इतने बड़े काम नहीं है कि भाई यहाँ से लिखो और आगे तक खत्म हो, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो अपने यहाँ शर्मा सर हैं, उनका इंट्रोडक्शन आप देखोगे ना, यहाँ चालू होता है
और उनका 2 पेज इंट्रोडक्शन में ही लगता है। तो देखो कितने लेजेंड इंसान से आपको पढ़ने मिल रहा है। तो एक्चुअल में आप देखेंगे शर्मा सर का इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा होता है। हाँ। तो देखो पार्थ का बोलना है सर स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए। तो स्टार्ट तो अभी हो ही नहीं रहा है, अभी तो बस हम ट्रेलर देख रहे हैं। तो हाँ पहले मैं बातें कर लेता हूँ आपसे। आप लोगों ने, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे सेम चीज टेक्स्ट किया है। अच्छा। मैं पढ़ी भी नहीं। अच्छा ठीक है। प्लीज फर्स्ट है ना, एक शायरी तो बनती है और आपकी शायरी के बिना स्टार्ट ही कैसे होगा। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। तो मेरे को शायरी तो याद आती है। तो देखो पहली क्लास है, मोटिवेशन के ऊपर एक शायरी भी होना चाहिए। तो चलो सुन लो। तो देखो ऐसा है कि जैसे आप जब नए नए आते हैं ना कोई पर्टिकुलर चीज में, तो थोड़ा डर लगता है, तो उसके ऊपर शायरी है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर। एक फासला है ना, यहाँ से हम दूर तक जाने वाले हैं, अभी फाउंडेशन है, पहला कदम हम रख रहे हैं। सो डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे करीब आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ऐसा है। वाह वाह। तो वाह वाह भी अपन ही जो बोल रहे हैं। तो ऐसा है। तो एक्चुअल में ऐसे ही होता है, आपको अभी ऐसा दूर दिखेगी मंजिल, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना अपन, तो अपने को ये दिखने लगता है, थोड़ा डिस्टेंस क्लियर होता है। जैसे जैसे आप कभी माउंटेनियरिंग वगैरह किए होंगे या कहीं भी आपको दूर जाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं, बस रास्ता देख के चलते जाओ, अपने आप आगे का पाथ क्लियर होते जाता है। तो आपको एकदम माउंटेन के उस पार क्या है वो देखना है, तो एकदम यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा चलते जाना पड़ता है और अपने आप मंजिल आते जाती है। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, तो करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चलते जाओ, और रास्ता दिखाने को हम लोग हैं आपके पास, तो आपको सिर्फ चलते जाना है। ऐसा है। चलो, तो अब हम थोड़ी चर्चा चालू करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट्स। तो ये जो वर्ड है लॉ, सुना तो सबने होगा। तो इसके बारे में आप जानते क्या हैं? आपको क्या लगता है ये लॉ क्या है? अच्छा, तो इनका बोलना है गवर्नमेंट की नजर में सही है, यानी गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स बोल सकते हैं। हाँ, एक यशस्वी ने बोली है सेट ऑफ रूल्स। एक और आंसर आ गया। हिंदी में भी बता सकते हैं आप। हिंदी में आपको याद आ रहा होगा कानून। लॉ बोले तो आपको कानून याद आता है। कानून यानी जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, है ना, बहुत लंबे हाथ है उसके, कानून। तो खैर, सो कानून, तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून अंधा होता है। ये भी पता होगा आपको, कानून अंधा होता है। कैसा रहेगा ना अंधा कानून, ऐसे लंबे लंबे हाथ। हाँ, डरो मत डरो मत, ठीक है। तो खैर, तो कानून, कानून यानी क्या, क्यों बनाया गया? तो कानून का मतलब क्या है, तो इसका मकसद क्या है? तो जैसे कि किसी ने बोला गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स, क्या कोई और इसको चैलेंज करना चाहता है? क्या गवर्नमेंट कानून बनाती है? सिविक्स याद करो, सिविक्स बचपन में देखा था। हाँ बिल बनता है पहले, फिर चूहा आएगा। नहीं वो वाला बिल नहीं। तो बिल बनता है, कौन बनाते हैं बिल? याद करो, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी थे आपके। हाँ, जुडिशरी, गवर्नमेंट, और कौन था जो कानून बनाता है? पार्लियामेंट। हाँ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। तो एक्चुअली कानून जो है ना, ये कानून गवर्नमेंट के रूल्स नहीं बोलना चाहिए इसको हमने, ये लेजिस्लेचर है, ये डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है। तो सरकार जो है वो कानून अप्लाई जरूर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है वो, और इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी देखती है। तो पार्लियामेंट कानून बनाता है, ठीक है। हाँ लेकिन ये है क्या, रूल्स है। जैसे कि स्नेहा का बोलना है रूल्स मेड फॉर फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यस, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन ये रूल्स, इसको कानूनी वैधता देने का काम करते हैं पार्लियामेंट।
तो ये रूल्स क्यों बनाए गए? सोच के देखो, देखो कोई भी चीज की आपको वैल्यू समझना है ना, तो जब वो नहीं होगी चीज, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। सोच के देखो, कानून नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी कानून, जैसे समझो कोई भी, हाँ क्राइम होंगे, तो कोई भी चीज की वैल्यू तभी पता होती है। आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज की वैल्यू कब पता लगती है? या तो जब वो चीज मिली नहीं, तो ये ऐसा डायग्राम आजकल चलते हैं। तो एक चीज की वैल्यू जब आपको मिली नहीं तब बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, जब मिल गई तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, फिर खो दिया हमने तो फिर से उसकी वैल्यू पता लगती है। तो ऐसा होता है। खैर ठीक है। तो एक और आंसर आया, श्वेता का बोलना है टू कंट्रोल पीपल, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो यस, ये भी एक सही है। हाँ, इशित्वा का बोलना है फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। फिर हृता का बोलना है जस्टिस। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स आ गए। तो यस, तो कानून की आपको अहमियत समझना है तो सबसे पहले ध्यान रखो। हाँ, ऋचा का बोलना है टू मेंटेन ऑर्डर। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? सोच के देखो, आज अगर चोरी के ऊपर कोई कानून नहीं है, समझो किसी ने मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया, मैं क्या करूंगा? मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि कानून ही नहीं है। मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे को मार पीट के भगा देगा, कानून ही नहीं है। तो अगर कानून नहीं है, तो कोई मेरा अगर मोबाइल चोरी करेगा तो मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं दूसरे किसी कमजोर व्यक्ति से मोबाइल चोरी कर लूंगा, फिर वो किसी तीसरे से चोरी कर लेगा। अल्टीमेटली कहीं भी सुख चैन नहीं बचेगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, पीसफुल लिविंग नहीं रहेगी। तो कानून बनाने का मकसद ही ये है कि पीसफुल लिविंग रहे, क्योंकि इंसान जो है ये एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में रहता है। और जब सोसाइटी में चार लोग रहेंगे तो तकलीफ तो आना ही है, स्वाभाविक है। तकलीफ आना अवॉइड नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन वो दिक्कतों को कम किया जाए या एटलीस्ट एक्शन ले सके। किसी ने मेरी कोई चीज चोरी किया तो मैं एटलीस्ट उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकूं, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवा सकूं, कोर्ट जाके चीज रिकवर करवा सकूं। तो ये पावर मुझे कौन देता है? तो कानून देता है। तो कानून इसीलिए बनाया गया ताकि जो सोशल सिक्योरिटी है, सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमको सिक्योर महसूस होना चाहिए। नहीं तो पता लग रहा है मैं घर पे सोया था और कोई आया, मारपीट किया, मेरी सब चीजें चोरी करके भाग गया, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसी जगह आप रहना पसंद नहीं करोगे। ऐसी जगह है दुनिया में जहां पे लॉ तो है, कानून तो है, लेकिन उसका पालन नहीं होता। आप देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा जाओ तालिबान में जाके जॉब करो, या साउथ अफ्रीका में कहीं पे मैंने एक गांव में भेज दिया आपको, वहां जाके जॉब करो, आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां सिक्योरिटी नहीं है। साउथ अफ्रीका में अभी भी ऐसे कोई गांव है, कई गांव हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां पे अ, बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये बहुत ज्यादा है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। और इसीलिए जब कोई अमीर आदमी इवन रास्ते से चलता रहता है तो गरीब लोग उसको रास्ते में भी लूट लेते हैं। तो इतना ज्यादा तकलीफ है वहां। तो ऐसी जगह आप जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि वहां के कानून सख्त नहीं है। तो इसीलिए कानून इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो कोई भी मारेगा पीटेगा, हम एक्शन ही नहीं ले सकते, तो ऐसी जगह हमारा रहना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए कानून बनाए गए। तो कानून का मेन एम है सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो भी कानून होते हैं वो सब कानून के पीछे एक जैसा रीजन होता है। तो समझ के देखो, हर कानून के पीछे रीजन है। एक सिंपल एग्जांपल से हम चालू करेंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कानून बनाते हैं। जैसे कि समझो, पहली प्रॉब्लम है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसके हिसाब से हम समझेंगे कानून क्यों बनता है। जैसे सोच के देखो, बहुत साल पहले की बात है, मैं और गांधी जी बैठ के चाय पिया करते थे। बहुत साल पहले की बात है, गांधी जी तो निकल लिए, मैं बैठा हूं अभी भी, तो अमर हूं मैं, अश्वत्थामा है अपुन, अपुन ही भगवान है। तो खैर ठीक है, डायलॉग्स है। तो हाँ, तो मैं और गांधी जी बैठ के चाय पिया करते थे। हम देखते थे कोई गाड़ियां है नहीं उस टाइम, आजादी के पहले कोई गाड़ियां नहीं थी, गिनती के जो अंग्रेजों के पास गाड़ियां थी वो थी। बाकी लोग साइकिल चलाते थे, बाकी कुछ ऐसी बैलगाड़ी वगैरह थी, छोटी मोटी गाड़ियां। धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, सब बदल गया, और गांधी जी भी बदल गए। वो चले गए। अब मैं देख रहा हूं कि अब
क्या हो रहा है, अब गाड़ियां बहुत बढ़ चुकी है, रास्ते में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आ गई है, स्कूटर्स आ गई है, और कानून नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं जब कानून नहीं था, तो कानून नहीं है इससे रिलेटेड, कोई भी कानून नहीं है, लेकिन गाड़ियां बहुत आ गई। अब दिक्कत क्या होने लगी, जैसी गाड़ियां आई एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे, कोई भी कहीं से भी चला रहा है गाड़ी, किसी को भी ठोक दे रहा, लोग रास्ते के बीच से चल रहे हैं और गाड़ियां भी वहीं से चल रही, कोई चल रहा है पैदल, उसके पीछे गाड़ी भगा रहे अपन। तो यहां पे तकलीफ होने लगी एक्सीडेंट्स की। दो जन एक रास्ते पे आ गए, एक जन बोल रहा है तू पीछे जा, दूसरा बोल रहा है मैं क्यों जाऊं, तू पीछे जा, झगड़े होने लगे, एक्सीडेंट्स होने लगे। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी एक्सीडेंट्स की, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन के रूप में कुछ रूल्स बनाएंगे। इन रूल्स को हम बोलते हैं बिल। तो बिल बनाया जाता है, बिल बनाया गया, ये बिल में लिखा गया, पूरे रूल्स लिख दिए। जैसे जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो अपने लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाएगा, फिर जो भी व्यक्ति पैदल चल रहा है वो साइड से चलेगा, बीच रास्ते में नहीं चलेंगे, साइड में उनके लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो झेब्रा पड़ा रहेगा, वो झेब्रा के ऊपर से चल के जाओ, झेब्रा रहता है, झेब्रा, जेब्रा क्रॉसिंग रहती, तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से आपको क्रॉस करना है रोड। तो ये बताया गया। फिर बोला गया सिग्नल लगे रहेंगे, सिग्नल पे जब रेड लाइट रहेगी तो आपको रुकना है, ग्रीन रहेगी तो चलना है, ऑरेंज होगी तो इधर उधर देख के चलना है। तो ये बताया गया, ये सब चीजें लिख दी गई। अब ये रूल्स तो बना लिए, लेकिन आप क्यों फॉलो करोगे या मैं क्यों फॉलो करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता ये रूल, आप लेफ्ट से चलो मैं राइट से चलूंगा, मैं अपने रूल्स बनाऊंगा। तो ऐसे तो हर कोई अपने रूल्स बना लेगा, और इसीलिए ये जरूरी हो गया कि इसको कानूनी सहायता मिले, इसको एक वैधता मिले, इसको एक वैलिडिटी मिले। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे बड़ा जो कानून है अपने यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक आजादी देता है कानून बनाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो बिल होते हैं इनको पास किया जाता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, यहां पे पास किया जाता है। अब ये पास करने का एम क्या है, क्यों हम इनसे पास करवा रहे हैं, कौन लोग हैं यहाँ पे, तो ये लोग हैं नेता, जिन लोग को हमने चुने हैं, ये हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं। तो इन लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो मान लिया जाएगा कि हमने हाँ बोल दिया। तो देखो यहाँ पे सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं होती, जब मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूं या मैं लोकसभा या राज्यसभा बोल रहा हूं, संसद की बात कर रहा हूं, तो यहां सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये लोग नहीं होंगे, यहाँ राहुल गांधी भी होंगे, यहाँ ममता दीदी भी होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, जो रूलिंग पार्टी है वो भी होंगे और जो रूलिंग नहीं है वो भी होंगे, अपोजिशन भी होगा। तो ये कानून जो है ये सबकी सहमति से बनता है, सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बना सकती। हाँ ऑफ कोर्स अगर उनकी मेजोरिटी है तो वो बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पे कानून बनाता कौन है, पार्लियामेंट। तो इन लोगों को जिनको हमने चुना है, उन लोगों ने अगर ये पास कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम इसको वैलिड मानते हैं, तो मान लिया जाता है कि पूरे भारत की जनता ने इनको सहमति दे दी, क्योंकि इनको हमने चुना है और इन्होंने हाँ बोल दिया, मीन्स हमने हाँ बोल दिया, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इन लोगों से पास करवाया जाता है। देन इसके बाद अभी भी ये कानून नहीं बना है, इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं, प्रेसिडेंट्स एसेंट मिलती है, इस पे प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है। तो एसेंट मीन्स उनके साइन की जाती है, और फिर ये बनता है कानून, इसका नाम हो जाता है एक्ट। अभी भी मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भी मैं एक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। अब ये एक्ट लॉ सब में हल्का हल्का फर्क रहेगा, धीरे धीरे मैं आपको ये बताऊंगा। सो अभी मैं एक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये एक एक्ट बन जाता है और इसका नाम हम देंगे, क्योंकि ये किससे डील कर रहा है, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम से। क्यों आई थी ये प्रॉब्लम, गाड़ियों के कारण, और इसीलिए इसको हम नाम देंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट।
ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट्स की जो कि गाड़ियों के कारण उत्पन्न हुई। तो गाड़ियों को कैसे चलाना, कैसे डील करना, उसके ऊपर कानून बनाए गए और उसको हमने नाम दे दिया मोटर व्हीकल्स एक्ट। उसके आगे ईयर भी लिखा होता है, जैसे 1988 वगैरह। ये जो ईयर होता है, ये जिस साल से वो लागू हुआ वो साल होता है। फिर क्या और भी दूसरी चीजों के लिए भी हम कानून बना सकते हैं? तो यस, जैसे कि समझो फ्रॉड होने लगे, जैसे कि, हाँ बोलो। कानून नहीं बन सकता जब तक कि सब लोग कंसेंट नहीं देते, इसीलिए तो कानून अटके होते हैं ना। कई बार आप देखते हैं कानून बहुत टाइम से अटका हुआ है, अभी तक बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो पास ही नहीं हो पा रहा। एक जन आने को तैयार है, एक जन हाँ बोल रहा, दूसरा मना कर रहा। जीएसटी क्यों इतने साल लटका रहा? क्योंकि लोग तैयार ही नहीं होते थे। एक कोई मंत्री हाँ बोल रहे तो कुछ नहीं बोल देते थे। तो इसीलिए नहीं बन सकता जब तक सबकी सहमति नहीं है। फिर उसमें चेंज किए जाते हैं, फिर बदलाव, जैसे वो बोलेंगे कि क्यों नहीं बोल रहे तुम, फिर वो लोग बोलेंगे हम ये चाहते हैं, ये वाला पॉइंट नहीं रहे इसमें। फिर वो उस पर चर्चा करते हैं, संसद में डिस्कशन होता है। आपने देखा है कभी संसद, टीवी देखा है? झगड़ते हैं, जहाँ कुर्सियां फेंकते रहते हैं एक दूसरे पे, चिल्लाते रहते हैं। हाँ हाँ, बस वही। तो वो डिस्कशन बोलते हैं उसको। तो वो डिस्कशन हो रहा है। तो वो जो झगड़ा दिख रहा है वो डिस्कशन है। तो ये लोग डिस्कस करते हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर सहमति बनाई जाती है और फिर वो पास कराया जाता है। तो ऐसा है। तो ऐसे लोगों को चुना है हमने। ठीक है। हाँ, तो खैर, तो मैं बता रहा था आपको। हाँ, दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकती। जैसे प्रॉब्लम्स क्या हुए, लोग फ्रॉड करने लगे। क्या करने लगे? फ्रॉड। फ्रॉड। कैसा फ्रॉड? तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी वादा कर देते थे और पूरा नहीं करते थे। जैसे मैंने बोला, मैं आपको ये मोबाइल बेचूंगा, कल मैं आपको लाके दूंगा, आप 5,000 रुपए ला देना। मैंने वादा किया। कल चल के आप पैसे लेके आ रहे हैं, मैं मना कर दे रहा। मैं बोल रहा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं आपको मोबाइल नहीं दे रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा? आपको तो दिक्कत हो जाएगी, आपको मोबाइल चाहिए था, आपने मेरे से वादा किया, मैंने आपसे वादा किया, अब मैं टाइम पे मना कर दूंगा तो आपको तो प्रॉब्लम जाएगी। और ये ना हो, वादा ना तोड़ा जाए, प्रोमिसेस परफॉर्म होना चाहिए। इसीलिए प्रोमिसेस से रिलेटेड फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो यहां फ्रॉड किससे रिलेट हुआ? जो वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। और ये ना हो, इसीलिए कानून बनाया गया। फिर से, ये जो फ्रॉड है, इसके लिए बिल बनाया गया। जो प्रॉमिस करते थे और परफॉर्म नहीं करते थे, उसके लिए बिल बनाया गया। फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया। प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया। अब ये प्रेसिडेंट की साइन क्यों लगती है? आपको सवाल आना चाहिए। तो प्रेसिडेंट इस पे साइन क्यों करते हैं? प्रेसिडेंट जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो ये व्यक्ति जब साइन करता है तो मान लिया जाता है कि ये चीज जो भी बनाई गई है, कानून जो बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून है जो आपको बहुत सारी आजादी देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत अगर कोई चीज जाएगी तो वो वैलिड नहीं होगी। भले उसके ऊपर कानून बना दो तो भी वो वैलिड नहीं होगी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा कानून है, बीच में एक हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, एक आईटी एक्ट। उसमें लिखा गया था कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको जेल दे दी जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट होगा। अब ये जो है, ये कानून को हटाया गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हटाया गया। किसी ने चैलेंज किया, बोला ये तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहा है। तो मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज पे बोलने की आजादी है। अगर ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक रहा है तो ये गलत कानून है, इसको हटाया जाए। और वो हटाया गया। तो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट नहीं हो सकती। तो ये हटाया गया। हाँ, ऑफ कोर्स बुराई नहीं कर सकते आप, किसी की मानहानि कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वो नहीं। लेकिन आपको अपना मत रखने की, आपका मुद्दा रखने की पूरी अनुमति है। अगर ये भी अनुमति नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कानून वैलिड नहीं होगा। और ये एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसीलिए असेंट देते हैं, वो साइन करते हैं कि यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक है। और इसको फिर, क्योंकि ये वादे से डील कर रहा था, ये वाला जो पॉइंट है, फ्रॉड, प्रॉमिस किए गए और फुलफिल नहीं किए, तो प्रोमिसेस वर नॉट परफॉर्म्ड। ये प्रॉब्लम था
इससे डील करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। ये किससे डील कर रहा है? प्रॉमिसेस से, वादों से। इन वादों को ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, हम देखेंगे आगे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बाबा आदम के जमाने का एक्ट है। बाबा आदम यानी कौन? तो पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत पुराना एक्ट है। तो ये कब बना है? 1872। 1872 का ये एक्ट है, 1872। बाबा आदम के जमाने का एक्ट है। ये बहुत पुराना कानून है। पहले इनफैक्ट जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, वो भी इसी में इंक्लूडेड था। पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस भी इसी में थे। बाद में 1930 में हमको लगा सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग कानून बना देना चाहिए, तो हमने अलग कर दिया। फिर 1932 में पार्टनरशिप एक्ट अलग हुआ। थोड़ा थोड़ा करके आपको बाद में बताऊंगा। तो कोई प्रॉब्लम से डील करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे यहां पे प्रॉब्लम थी फ्रॉड करना, परफॉर्म नहीं करना। क्या प्रॉब्लम बदल सकती है वक्त के साथ? तो यस, बदल सकती है। जैसे पहले एक्सीडेंट प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम बदल गई। आज आप देखेंगे, आज नितिन गडकरी जी क्या बोलते हैं? हमको नए मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत है। इनफैक्ट ला भी लिया है, रूल्स बदल रहे हैं। तो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब प्रॉब्लम्स चेंज हो गई। उस जमाने में जब ये बना था 1988 90s में, उस टाइम पे एक्सीडेंट एक मेजर प्रॉब्लम थी। आज एक्सीडेंट तो प्रॉब्लम है ही, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सीडेंट खत्म हो गए, पर आज और मेजर प्रॉब्लम्स आ चुकी है। जैसे पॉल्यूशन, उस जमाने में पॉल्यूशन की बात नहीं की गई थी। पॉल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो अब कानून में ये भी लाया गया। तो वक्त के साथ प्रॉब्लम बदलती है, सॉल्यूशन बदलना पड़ता है। और इसीलिए फिर बहुत सारी और नई पॉलिसीज आती है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन करने लगती है तो 15 साल के बाद आपकी गाड़ी फेंकना पड़ेगा, उसको डिस्कार्ड करना कंपलसरी है। तो ये सब कानून बनाए गए, तो ये बदले जाते हैं। तो पहले प्रॉब्लम कुछ और थी, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है पार्किंग। आप अगर कहीं फ्लैट खरीदते हैं तो उसकी पार्किंग भी खरीदना पड़ता है आपको। तो पार्किंग भी फ्री नहीं होती आजकल, पार्किंग भी खरीदी जाती है। तो आप खास तौर पे बड़े शहरों की बात करें, मुंबई जैसे शहर की, तो वहां तो पार्किंग भी इतनी महंगी हो जाती है, 10-10 लाख की पार्किंग ही हो जाती। 4 लाख 5 लाख की गाड़ी खरीदे, 10 लाख की पार्किंग खरीद लिए। तो ये होता है, एक्चुअल में होता है ये। तो पार्किंग भी खरीदी जाती है, तो पार्किंग के रिलेटेड भी रूल्स बनाए गए। तो कानून बदलना पड़ता है कि पार्किंग कहाँ करोगे आप, कहाँ नहीं कर सकते। तो वक्त के साथ क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो चेंज हुई, इसीलिए सॉल्यूशंस भी बदलना चाहिए, और इसीलिए कानून बदलते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में बना था, वो हटाना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। आज से कई साल पहले, 60-70 साल पहले, 70-75 साल पहले कुछ और प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम्स कुछ और है। इसीलिए 1956 के एक्ट को हटा के 2013 में नया कंपनीज एक्ट लाया गया। तो नए एक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रॉब्लम उस टाइम अलग थी, आज अलग है। उस टाइम ऑनलाइन फाइलिंग नाम की चीजें नहीं थी, अब तो बहुत सारी चीज ऑनलाइन होती है। तो चीजें बदल गई तो कानून भी बदलना पड़ता है। इसीलिए कानून में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इनको हम या तो अमेंडमेंट्स बोलते हैं, या तो कई बार पूरा एक्ट ही बदल दिया जाता है। जैसे जीएसटी ला लिया गया, तो चीजें बदलती हैं तो साथ में कानून भी बदलते हैं। तो पुराने कानून की जगह नए कानून लाए जाते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। अब हम थोड़ी बातें करते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड। एक सेकेंड। हाँ, मैं पहले बुक अपनी डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरी बुक कहाँ रखा हूँ मैंने, 1 सेकेंड। आपके पास बुक होगी, आपको मिल चुकी होगी। बिजनेस लॉस की एक बुक है, टैक्समैन की। तो ये बुक आपके पास भी आ चुकी होगी। अगर आप यहीं पे हैं, नागपुर से ही हैं, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं और आपने कर चुके होंगे। और अगर आप बाहर से हैं तो आपको भेज दी जाएगी, आपको पहुंच जाएगी कुछ टाइम में। ठीक है, तो अभी फिलहाल बुक नहीं भी रही तो काम चल जाता है। तो ऐसा है,
ये बुक पहले तो प्रीफेस वगैरह, अबाउट द ऑथर, ये सब दिया है, ये कोई काम का नहीं है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अबाउट द ऑथर, प्रीफेस जनरली मैं बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, इससे पता लगता है कि ऑथर ने बुक लिखते टाइम कैसे लिखा था, क्या क्या सोच के लिखा है, उसने क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट किया है अपनी बुक में। तो प्रीफेस जनरली पढ़ना चाहिए बुक का, ठीक है। फिर कंटेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मेजर पोर्शन अपने क्लास का इसी में जाने वाला है। तो मेजर पोर्शन यानी आप बोल सकते हैं 40% ऑफ द क्लास, 40% टाइम अपना इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। सो इसमें हम कैसे कैसे देखेंगे, तो चैप्टर्स देखेंगे वन से लेके 9 तक के, जिसमें हम देखेंगे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, ऐसे अलग अलग सब चैप्टर्स हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला एम यही होगा, यहीं से हम चालू करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। फिर यूनिट 2 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें हम 6 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस वारंटीज क्या होती है बाद में समझेगा, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, परफॉर्म कैसे होगा, राइट्स क्या होते हैं बायर और सेलर के, देन ऑक्शन क्या होता है, नीलामी के जरिए भी चीजें बेची जा सकती है, तो वो कैसे करते हैं, तो ये पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 में हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसी होती है, क्या रूल्स लगते हैं, देन रजिस्ट्रेशन कैसे करना, करना या नहीं करना, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच क्या रिश्ते होते हैं, जैसे मैं, कैटरीना, दीपिका, हम लोग अगर पार्टनर है तो हमारे बीच का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कैसा रहेगा, तो हम लोग कैसे क्या राइट्स और ड्यूटीज से बंधे हुए होते हैं। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म बंद कैसे होती है, तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे। एलएलपी देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, बहुत ही आसान है। सो एलएलपी अपना एकदम लास्ट टॉपिक रहेगा। और इसके बाद इंग्लिश का जो पार्ट है ना, उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन का। सो उसमें कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो मैं बताऊंगा आपको। वैसे मैं पहले कम्युनिकेशन पूरा ही पढ़ाता था, इंक्लूडिंग बिजनेस रिपोर्टिंग। तो वो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, बिजनेस के लेटर्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं। पर अब वक्त के चलते, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो इसीलिए अभी इंग्लिश के मैडम है ही अपने पास, तो वो अब आपको बताएंगे। बट फिर भी कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग बहुत हद तक के अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है, जैसे नोटिस होते हैं, मिनट्स होते हैं। तो वो पहले मैं पढ़ाता था, अभी फिलहाल वो आपको मैडम पढ़ाएंगे, ठीक है। पिछले 2-3 बैचेस से वो मैडम ही पढ़ा रहे, पहले ये इंटरमीडिएट में हुआ करता था, तो वहां तो मैं ही पढ़ाता था, बट अभी ये फाउंडेशन में आ चुका है, तो अभी मैडम है इंग्लिश के, वो पढ़ाएंगे आपको। फिर कंपनीज एक्ट, ये अपन देखेंगे। और आपको इसमें पुराना पेपर है, उसके अलावा और 2 पेपर्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो वो पेपर्स भी आपको, क्योंकि ये बुक थोड़ी पहले बनी है, बट इसमें पेपर्स काफी कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, अभी रिसेंट जो 2 एग्जाम्स है बस उनके पेपर्स इसमें आने बाकी है, ठीक है। सो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो अलग से मैं आपको दे दूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, हो सकता है वो क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको डायरेक्टली पेपर ना देते हुए मैं टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर लूँ उसमें से, या हो सकता है कि वो मैं अलग से आपको कोई क्वेश्चंस एक शीट बना के दे दूं, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको इस बुक के अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। आपको इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसकी हिंट्स भी दी हुई है, आपको लिख के खुद देखना है, बट अल्टीमेटली हिंट्स इसमें दी हुई है, आपको लिख के देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका ये सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा। अभी आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, और आगे चल के आप देखेंगे कि मजे के साथ साथ आपको सीखने में बहुत कुछ मिल रहा है। तो सिर्फ मजे के लिए नहीं बैठे हम सीखने के लिए बैठे हैं। मजा तो जो है वो बाय प्रोडक्ट है, तो अपन मेन सीख रहे हैं चीजें, और जो आपके बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे और जो बाकी डायग्राम्स होंगे उसके थ्रू आपको और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आते जाएगा। तो एकदम बेसिक चीजें जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। तो क्लास को आज मैं जल्दी थोड़ा कंक्लूड कर दूंगा, एकदम 5 मिनट जल्दी छोड़ूंगा ऐसा नहीं तो लेकिन फिर भी आज थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर देंगे अपन। तो आज पहला दिन है आपका इसीलिए, और फिर धीरे धीरे अपन टाइम बढ़ाएंगे, और फिर 9 बजे तक, 9:30 बजे तक के पढ़ लेंगे धीरे धीरे, और आपको कुछ लगेगा भी नहीं।
नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होगा, बट हाँ, तो थोड़ा सा टाइम तो बढ़ेगा ही। तो 35 का कभी 45 तक चले जाएंगे एक आध बार, हमेशा नहीं, एक आध बार। ठीक है। तो आपको लेकिन पता भी नहीं लगेगा कैसे टाइम चला गया, ऐसा होगा। तो हाँ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला चैप्टर, नेचर यानी क्या। तो जैसे आपका नेचर होता है, मेरा नेचर है, तो नेचर यानी क्या, यानी आप कैसे हैं। आपको गुस्सा आ जाता है, ये आपका नेचर है। आपको गुस्सा नहीं आता, ये आपका नेचर है। खुश रहते हैं आप हमेशा, ये नेचर है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का नेचर यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। जैसे आप कैसे हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, यानी उसमें क्या चीजें होती है, कैसे बनता है, कैसे पूरा होता है, ये सब चीजें हम नेचर में पढ़ते हैं। सो बेसिकली नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये जो है ना, ये ट्रेलर है आपका। ये जो पहला चैप्टर है ये आपका ट्रेलर है। इसमें आप सिर्फ ये देखेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। तो इसमें हम एकदम बेसिक चीजें, सिर्फ जानकारी ऊपर ऊपर देखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज देखेंगे, बाकी सिर्फ हम चीजें समझेंगे कि आगे क्या आने वाला है। और आगे जब वो आएगा तो हम उसको और डीप में पढ़ेंगे। तो एक एक चीज हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि क्या क्या हम आगे देखने वाले हैं। सो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चालू करते हैं। सबसे पहले तो कानून क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो व्हाट इज लॉ। तो लॉ क्या है, लॉ एक ऐसा मैकेनिज्म है। अब ये वर्ड्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप अगर मॉड्यूल उठाओगे इंस्टीट्यूट की, तो उसमें आपको ऐसे वर्ड्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। ये सब नहीं लिखा है उसमें, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ, ये सब नहीं लिखा है। वहां डायरेक्टली चालू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। तो ये अपन ने एडिशनली चीजें लिखे हैं, क्योंकि हमारा एम सिर्फ एग्जाम पास होना नहीं रहेगा। हमारा एम रहेगा कि कानून समझें, हमारा एम रहेगा नॉलेज गेन करें। ठीक है। ऑफ कोर्स एग्जाम पास होना और उसमें अच्छा स्कोर करना भी हमारा एम है, और ये होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते मार्क्स। आप देखेंगे लॉ जैसे सब्जेक्ट में लोग 80, 82, 85 मार्क्स तक के ला लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे सर मैं तो हमेशा 90s में लाता हूँ, मैं तो 100 भी ला लेता हूँ। तो नहीं, सीए एग्जाम्स में इतने नहीं मिलते हैं। सीए एग्जाम्स में ना 40 मिल गए बहुत है। तो 40 मार्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो 40 मार्क एक सीए इंस्टीट्यूट का, सीए स्टूडेंट का ख्वाब होता है, 40 मार्क। तो 40 मार्क बहुत होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा 40 का प्लान करो, बट फिर भी लोग 80 तक लाते हैं, और 80 बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आप सीए एग्जाम्स में देखेंगे तो सीए एग्जाम्स में 70, 75 पे मेरिट लग जाता है, रैंक लग जाता है। सो 70-75% मार्क्स पे ही आपको रैंक लग जाता है। तो फाउंडेशन में आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, आजकल 80s में लगता है। 75, 70 में नहीं लगता, 75, 80s में लग जाता। बट इंटर और फाइनल में तो इवन कई बार 55 पे रैंक लग जाता है, 56, 57% पे। तो जब कम लोग होते हैं, जैसे अभी ये जनवरी वगैरह में जो रिजल्ट्स आए, जनवरी में जो एग्जाम्स हुए, सो उनमें रैंक्स जो है इवन 57, 58% पे रैंक लग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे अरे सर कितना सही। तो 57, 58 भी बड़ी बात होती है सीए एग्जाम से। तो डरा नहीं रहा हूं मैं, बस आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं। ऐसा है। हाँ, व्हाट इज लॉ। तो लॉ एक ऐसा मैकेनिज्म है, रटने की जरूरत नहीं, बस समझो। एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी कोई चीज है, एक तरीका है, जिसके थ्रू इंसान का कंडक्ट सोसाइटी में रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करना यानी मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट, तो जैसे कि श्वेता ने बोला था टू कंट्रोल द पीपल। यस, टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी। इंसान कैसे बिहेव करे एक सोसाइटी में, ये कंट्रोल किया जाता है। जैसे मारना पीटना नहीं, चोरी चकारी नहीं करना, ये सब चीजें लॉ के थ्रू रेगुलेट की जाती है, मेंटेन की जाती है। तो रेगुलेट करना मीन्स कंट्रोल करना। ठीक है। जैसे आपको पंखा कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कम करते, ज्यादा करते, रेगुलेट। तो रेगुलेटर, कंट्रोल। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या रहता है इसमें, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एनफोर्स बाय एन अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी के द्वारा ये लगाए जाते हैं टू रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर। ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट बनाता है, और बाकी जगह और भी हो सकते हैं। अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, और अपने यहाँ 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जो आपने ऑलरेडी पढ़े। आपको अभी ये सब काम नहीं आएगा, बट ये आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, हो सकता है नहीं भी आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपने इग्नोर किया उसको।
इग्नोर भी करते ना, अरे क्या 20 मार्क का सिविक्स है, छोड़ दो, 20 मार्क है, तो 20 मार्क बोल के छोड़ दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो खैर, तो it consists of rules and principles enforced by the authority to regulate people's behavior with a view to secure justice, ताकि न्याय हो हर किसी के साथ। अगर कल चल के मेरा किसी ने मोबाइल चोरी किया तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। सो सिक्योर जस्टिस, पीसफुल लिविंग, शांति प्रिय वातावरण में मैं रह सकूं, पीसफुली मैं रह सकूं, सो पीसफुल लिविंग हो, एंड सोशल सिक्योरिटी हो, मैं सोसाइटी में रह रहा हूं तो मुझे सिक्योर महसूस होना चाहिए, मुझे अच्छा फील होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये सब चीजों के कारण कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा है। नाउ व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? मर्केंटाइल का क्या मतलब है? तो मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस। तो मर्केंटाइल मीन्स बिजनेस। मर्चेंट यानी कौन? बिजनेसमैन। मर्चेंट खरीदी बिक्री करता है। तो मर्केंटाइल मीन्स बिजनेस से रिलेट करता है जो। सो मर्केंटाइल लॉ क्या होता है या बिजनेस लॉ क्या होता है, ये सब एक ही चीज है। बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, ये सब एक ही चीज है। जैसे आपके अलग अलग नाम होते हैं, आपके अलग अलग नाम होंगे ना, आपका घर पे कुछ और नाम होगा, यहाँ पे कुछ और नाम होगा, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वैसा होता है। फिर वो किसी और नाम से बुलाती होगी, तो ऐसा होता है ना। जैसे मेरा मेन नाम है शशांक शर्मा, घर पे मुझे शशि बुलाया जाता है। और वो कोई और नाम से बुलाती है। तो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा, बट नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपके भी बहुत सारे नाम होंगे, वैसे ही इसका भी अलग अलग नाम है। तो बहुत सारे प्रकार के कानून होते हैं, जैसे बिजनेस से डील करने वाले बिजनेस लॉस, ठीक है, टैक्स से डील करने वाले टैक्स लॉस, फिर क्रिमिनल एक्ट से डील करने वाले क्रिमिनल लॉस, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, क्रिमिनल लॉ लगेगा वहां पे। ठीक है, तो बिजनेस लॉ यानी जो सिर्फ बिजनेस से डील करेगा, जैसे सेल ऑफ गुड्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, वादे करना, तो ये सब चीजें ये बिजनेस लॉज है। ठीक है, तो अलग अलग कानून होते हैं। तो उनमें से वो ब्रांच ऑफ लॉ जो बिजनेस से, जो कॉमर्स से, कमर्शियल एक्टिविटी से डील करती है, उनको हम मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। तो वही दिया है। There are various branches of law such as civil law, criminal law, tax laws, labor laws भी होते हैं, बोनस, ग्रेचुटी, पीपीएफ, ईपीएफ, तो प्रोविडेंट फंड, ये बिजनेस लॉज। मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ या बिजनेस लॉ वो ब्रांच ऑफ लॉ है दैट रेगुलेट्स द बिजनेस एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। तो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इट इंक्लूड्स द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे हम इसमें, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहां तक हम पढ़ेंगे कंपनीज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये इंटरमीडिएट के कोर्स में आएगा आपको। ये चेक्स वगैरह होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंश्योरेंस नहीं पढ़ना है आपको, आपके कोर्स के बाहर है। कैरेज ऑफ गुड्स के कानून आपको नहीं पढ़ना है। और भी बहुत प्रकार के कानून बिजनेस लॉ में आ सकते हैं। तो हम अभी जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अभी फिलहाल आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई शक होंगे, कोई सवाल होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के आपके तरीके, एक तो है, पहली मैं बात बता दूं कि आप क्लास में डाउट्स तब पूछेंगे जब मैं आपको बोलूंगा, पहली चीज। या आपको अगर पहले डाउट आ रहा है तो आप हैंड रेस करके रख लो, ठीक है, लेकिन आप बीच में डिस्टर्ब ना करो, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक फ्लो चलते रहता है। तो आपको डाउट आ रहा है तो आप हैंड रेस करके रख सकते हैं और डाउट लिख के रख सकते हैं, ताकि मैं बाद में आपको मौका दे सकूं। क्योंकि कैसा है ना, वैसे जनरली डाउट्स आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है ना, हमको पता है कि बच्चों को डाउट्स कहाँ आने वाले हैं, पहले ही वो चीज क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, तो 9 इयर्स में इतने डाउट्स आ चुके, इतने प्रकार के बच्चे देख चुके हमने, कि हमको पता है कि क्या डाउट आने वाला है आपको। तो इसीलिए जनरली डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और कुछ डाउट्स जो आएंगे वो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, किसी को डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो हैंड रेस किया है ऋषि ने, बोलो। बोलो बोलो। बुक नेम, ये मेरी बुक है, टैक्समैन की बुक है, टैक्समैन इसका ये है,
क्या बोलते हैं, पब्लिशर, टैक्समैन दिल्ली से पब्लिश करता है, तो आपको कहीं भी मिल जाएगी वो बुक। तो वैसे तो आप अगर क्लास लगाए हैं तो आपको कैप से मिल जाएगी, और अगर नहीं लगाए हैं तो आप बुक कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। तो आपको लगता है तो आप मेरे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। या मुझे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको ऐसे ही भिजा दूंगा, वेबसाइट के थ्रू खरीदने के बदले डायरेक्टली आपको। ऐसे ही मीन्स पेमेंट जो भी रहेगा वो लेके। ऑफ कोर्स हम लोग को ऑथर्स को थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग थोड़ा इसमें इजीली आपको अवेलेबल करा सकते हैं, तो कम इसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे आप मेरे को भी बोल सकते हैं। ऐसा है। हाँ, और कोई डाउट आपके होंगे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और अगली क्लास में आगे की चर्चा चालू करेंगे। सर, हाँ, डेफिनेशंस तो लर्न करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अरे नहीं, फिक्र मत करो, देखेंगे ना अपन। डेफिनेशंस भी याद नहीं रखना पड़ता, वो अपने आप हो जाएगी, तो मेरे पे छोड़ दो। ओके सर। हाँ, चलो, तो क्लास को कंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ये भी एक बार ऊपर ऊपर हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं। तो जो आज पढ़ा वो हम कल फिर से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ही पढ़ा है आज, बाकी तो मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया था। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड। थैंक यू।